Hello everyone, welcome again to our live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 8 November 2023. So now we come to the important news, and the first news is Mizoram Chhattisgarh record over 70% of polling. तो अब यहाँ पर हम पहला एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आएगा करंट में ये क्वेश्चन होगा कि किन किन स्टेट्स में रिसेंटली इलेक्शन हेल्ड हुए हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सो आंसर वुड बी मिजोरम एंड छत्तीसगढ़। तो ये एक आपके लिए स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा दूसरा लीगल एस्पेक्ट समझते हैं। देयर इज आर्टिकल 326 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 326 जो है बच्चों ये बात करता है एडल्ट सफरेज की। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज टर्म का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन जिसकी एज 18 साल हो गई है या 18 प्लस है, दैट पर्सन हैज राइट टू कास्ट वोट। पहले वोटिंग एज जो है वो कितनी थी? पहले वोटिंग एज थी 21 ईयर, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा रिड्यूस कर दिया गया, और एट प्रेजेंट जो वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स। तो ये आपके लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि कई बार क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम्पल कि राइट टू वोट जो है वो कौन सा राइट है। राइट टू वोट कौन सा राइट है? इज इट अ फंडामेंटल राइट, इज इट अ लीगल राइट, और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? ठीक है, सो राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, स्टैट्यूटरी राइट, और वी कैन से द लीगल राइट। राइट टू वोट या तो स्टैट्यूटरी राइट है या लीगल राइट है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। और ऐसा जो है सेक्शन 62 162 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है। ठीक है, तो ये अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि राइट टू वोट जो है कौन सा राइट है, तो इट इज अ लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Bihar seeks to raise quota to 65% after tabling caste survey। तो बिहार में जैसे अभी कास्ट सर्वे चल रहा है, तो वहां पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक प्रपोजल भेजा है जिसमें कि जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया जाना चाहिए। अब ये 65% कैसे? तो बेसिकली पहले तो हम समझते हैं जो भी हमारे आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, किसको कर सकती है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन। अब ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ये डिफाइंड हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी कास्ट ओबीसी में फॉल करती हैं, लेकिन जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ये एक जनरल टर्म है। ये एक जनरल टर्म है। ठीक है, और ये डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर ये होता है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, वो दैट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। अब ये व्हाट इज दिस, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज दिस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि
हमारे जो देश है, देश सभी लोगों का है, और देश में जिन लोगों की जितनी परसेंट में पॉपुलेशन है, उसी परसेंट में उनका देश के रिसोर्सेज पर भी राइट है। ठीक है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कास्ट सर्वे की डिमांड की जा रही है, एंड दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन द बिहार। ठीक है। अब यहाँ पर एक डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम आप नोट डाउन कर लेंगे। केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 का जजमेंट है। इसको हम बच्चों मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं। वी कॉल इट मंडल कमीशन केस। हम इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मंडल कमीशन केस है हमारा, इस मंडल कमीशन केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है वो 50% होगा। लेकिन बिहार गवर्नमेंट और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इस डिसीजन के खिलाफ कानून बनाना चाहती है। तो पॉइंट ये है कि क्या कानून बनाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। ठीक है। कानून, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कानून बनाने का राइट पार्लियामेंट का भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी होता है। तो कानून को बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फर्दर चैलेंज कर सकता है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि ये उसके डिसीजन के वायलेशन में है। अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये सही है तो उसको अपहेल्ड कर देंगे, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ये गलत है तो उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे। नाउ कोर्ट स्टेप इन फॉर कैंडिडेट हु रोट जय हिंद इन आंसर। तो ये एक मैटर है जो थोड़ा डिफरेंट काइंड का है। इसमें क्या हुआ, इसमें तमिलनाडु के कैंडिडेट होते हैं, और जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का इन्होंने एग्जामिनेशन दिया। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप सेकंड। अब यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट एम कल्पना, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब ये एक आंसर लिख रही थी तो उन्होंने उसमें एक ये जो एक्सप्रेशन है जय हिंद यूज किया। ठीक है। और जय हिंद का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन जब इसको आंसर चेकिंग के लिए गया तो इस आंसर को इवेल्युएट नहीं किया गया, मतलब एग्जामिनर ने इसको इवेल्युएट नहीं किया बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन जय हिंद, जय हिंद यूज्ड इन द आंसर। तो बाद में इनके जो है मार्क्स कम आए, और ये 6 मार्क्स से इन्होंने जो है ये मेरिट में नहीं आ पाए। तो सब्सिक्वेंटली इन्होंने इसको चैलेंज किया कि मेरा जो ये पर्टिकुलर आंसर है जिसमें जय हिंद यूज किया गया है, वो इसको यूज मतलब उसको क्यों नहीं एवेल्युएट किया गया। तो मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि जो ये वर्ड उन्होंने जय हिंद लिखा है ये एक जरूरी है। और कोर्ट ने फिर ये कहा, एडिंग दैट जय हिंद इज ए कॉमनली uttered expression and in this specific case it appeared to be a natural, spontaneous and effective culminations of the petitioner's essay। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सप्रेशन जय हिंद उन्होंने लिखा, इसके पीछे उनकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, और जिस कंटेस्ट में वो आंसर लिख रही थी उस कंटेस्ट में जय हिंद लिखना एक स्पॉन्टेनियस है और एक नेचुरल है। ठीक है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको इनके इस आंसर को एवेल्युएट किया जाए, और बाद में जो भी इनके मार्क्स आते हैं उसको ऐड किया जाए। इन बिहार असेंबली EBCs under represented while several communities punch over above the weight। तो यहाँ पर कहा है इन्होंने कि बिहार में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। और जो कुछ क्लासेस हैं, कुछ कास्ट हैं, वो ओवर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। इसीलिए बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है। अगर आप देखें बिहार में ओबीसी में यादव जो हैं
वो 50%, 55% है। और पॉपुलेशन में अगर हम देखें उनकी, तो पॉपुलेशन टोटल बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 14.26% है, लेकिन असेंबली में वो 22.63% है। तो यहाँ पर उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन से ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम देखें कुर्मी, तो उनकी पॉपुलेशन है 2.87% और रिप्रेजेंटेशन है इनका 4.50। कुशवाहा में 4.21 पॉपुलेशन है, रिप्रेजेंटेशन 5.76 है। बनिया में 2.3% है और रिप्रेजेंटेशन 6.9% है। अब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 36.01% है, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन केवल 11.52 है। तो इस पर कंसर्न रेज किया है वहां के चीफ मिनिस्टर ने और वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। इसीलिए जो अब क्या हो रहा है, इसीलिए बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है, और जिसका पर्पज ये है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी कास्ट के लोगों को उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जितना कि वो डिजर्व करते हैं एज पर द प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। फिल्म रिव्यूज इंटेंड टू इन्फॉर्म एंड एनलाइटन, नॉट टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सटॉर्ट। ठीक है, केरला हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, देखिएगा क्या, पहले हम समझते हैं ये डिसीजन रिलेटेड है आर्टिकल 19(1)(a) से। और जो आर्टिकल 19(1)(a) है वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये राइट देश के सभी सिटीजन्स को, ये राइट देश के सभी सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, इसी में आता है राइट टू रिव्यू। तो अब कुछ जो पर्सन है वो जो हमारे मूवीज आती हैं, है ना, या कोई और सीरियल आता है, उनका रिव्यू करते हैं। ठीक। अब लेकिन रिव्यू की आड़ में क्या होता है, वो या तो फिल्म का या कंसर्न पर्सन का जिसने एक्टिंग की है, या जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके अगेंस्ट भी कुछ बोल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनकी रेपुटेशन और को अफेक्ट होता है और कॉन्सिक्वेंटली उनकी डिफामेशन हो जाती है। तो इसी बात को चैलेंज किया गया ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? कि जो रिव्यू है उसका मेन पर्पज ये होता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें और इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन दें और लोगों को एनलाइटन करें। ठीक है, और उसका बिल्कुल भी पर्पज ये नहीं है कि वो लोगों की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करें या उनसे किसी भी प्रकार का एक्सटॉर्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, एमिकस क्यूरी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली जब जब कोर्ट को कोई किसी मामले में डिसीजन लेना होता है और वहां पर किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है या किसी मैटर को इसकी स्टडी की आवश्यकता होती है, और ऑनरेबल कोर्ट के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो थर्ड पर्सन जो कोर्ट की हेल्प करता है, दैट थर्ड पर्सन इज नोन एज द एमिकस क्यूरी इन द नॉलेज और इन द लीगल टर्म। ठीक है, तो लॉ में हम उसको एमिकस क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, जीका वायरस केसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क स्टेट टू इंटेंसिफाई सर्विलेंस। तो देखिए, कर्नाटका में और केरला में जीका वायरस का जो है काफी वो है, इन्फेक्शन है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि इसको आप आइडेंटिफाई करो और इसको देखो कि ताकि इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो कम हो। Now we come to next news. Two life convict in Kerala allowed to pursue LLB course online. ठीक है, तो यहाँ पर दो पर्सन थे और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, लेकिन उन्होंने कोर्ट में ये पेटिशन फाइल करी
कि उनको LLB डिग्री करने की परमिशन दी जाए। अब अगर हम LLB डिग्री के बारे में सोचते हैं तो LLB एक रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स का मतलब है कि जो मतलब जो लोग LLB करना चाहते हैं उनको डेली या एटलीस्ट उनके 70% अटेंडेंस होनी चाहिए क्लासरूम। अब क्लासेस दो तरह से अटेंड की जा सकती हैं, फिजिकली या ऑफलाइन, और सेकंड इज ऑनलाइन। तो इनकी पिटीशन ये थी कि इनकी जो सजा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 इयर्स। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि दे कैन परस्यू देयर LLB कोर्स ऑनलाइन थ्रू द डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है। वो दो कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे इसमें देखेंगे आप, सुरेश बाबू हु इज जेल्ड एट ओपन प्रिजन एंड करेक्शनल होम चेन्नई Chimney, Kannur, was permitted to attend 3 year LLB course as KMCT Law College, ठीक है। तो ये एक कर रहे हैं KMCT लॉ कॉलेज से और दूसरे कर रहे हैं किसी दूसरे लॉ कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज का नाम है श्री नारायण लॉ कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने जेल सुप्रिटेंडेंट को, ऑनरेबल कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट को ये ऑर्डर दिया है कि दैट जेल सुप्रिटेंडेंट शैल रिलीज देम ऑन interim bail whenever their physical presence is insisted upon by the college for attending moot court, seminar, workshop, examination, etc। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं कि जब भी कॉलेज को इनकी फिजिकल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द पर्पज ऑफ मूट कोर्ट और ETC, तो यहाँ पर उनको इंटरिम बेल दे दी जाएगी। अब अगर हम इसका एक लीगल एस्पेक्ट देखें तो ये फॉल करेगा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 दो तरह के राइट हमको देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जो राइट टू लाइफ है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में, पर्टिकुलरली मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, ये डिसीजन दिया कि लाइफ, द वर्ड लाइफ यूज्ड इन आर्टिकल 21 मींस अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, एंड अ एजुकेटेड लाइफ एंड नॉट मेयरली एनिमल एक्सिस्टेंस, ठीक है, नॉट मेयरली एनिमल एक्सिस्टेंस। तो ये जो वर्ड लाइफ है इसका मतलब ये है कि डिग्निफाइड लोगों को दी जानी चाहिए और डिग्निफाइड लाइफ के लिए एजुकेशन एक एसेंशियल है, ठीक है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस ग्राउंड पर इन लोगों को अलाउ किया कि दे कैन परस्यू देयर कोर्सेज ऑनलाइन। नाउ पंजाब कैन नॉट गो फ्रॉम ग्रेनरी टू डेजर्ट। तो पंजाब में क्या हो रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कॉग्निजेंस लिया इस मैटर का। Seriously consider the Punjab government suggestion to phase out paddy cultivations in state and incentivize farmers to switch over to the traditional crops such as the millets by giving them minimum support prices। तो बेसिकली पंजाब में अभी जैसे पराली बर्न की जाती है तो पराली जो इसकी कल्टीवेशन होती है, पैडी कल्टीवेशन, इससे पराली बनती है और पराली जब जलाई जाती है तो वो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसा कि अभी आप देखेंगे दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो पैडी कल्टीवेशन है इसके लिए बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक? और जब बहुत ज्यादा वाटर इसको दिया जाता है या बहुत ज्यादा वाटर जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली वाटर की कमी हो जाती है जमीन। तो जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वहां पर जो पंजाब है वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो गई है, ठीक है। अभी फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप दूसरी जो वो हैं फसल हैं, क्रॉप्स हैं, उन पर शिफ्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप उन पर शिफ्ट नहीं करोगे तो सारा पानी खत्म हो जाएगा और पानी को जनरेट तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि इतने पैसे, मतलब सरकार ही आपकी फसल को एक मिनिमम प्राइस पर खरीदेगी, मतलब उससे कम पर कोई भी आपकी प्राइस उसको फसल को नहीं खरीद सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम वीट का देखें तो वीट का आई थिंक द जो गवर्नमेंट का रेट है वो 2000 रुपीज पर क्विंटल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड
₹2000 पर क्विंटल एज अ मिनिमम रेट। ठीक है, अब अगर कोई भी पर्सन इसको खरीदना चाहता है तो वो ₹2000 पर क्विंटल से कम के रेट पर नहीं खरीद सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम प्राइस। दिस इज रिगार्डिंग द बिहार कास्ट सर्वे। ये बहुत ज्यादा न्यूज है आज। ठीक है, तो इसमें कहा है कि यादव होल्ड मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अमंगस्ट ओबीसी। तो ओबीसी में एक कैटेगरी यादव आती है, और जिसमें कहा गया है कि जो यादव हैं वो गवर्नमेंट जॉब में बिहार में काफी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने इसका लीगल एस्पेक्ट डिस्कस किया है वो आपको देखना है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, डू नॉट bypass judge's name over political links, सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट होते हैं, और इससे संबंधित आर्टिकल है 124 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हाई कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, वो भी कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंट होते हैं। अब इसको कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक, अब ये कमीशन बना था 2014 में, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बनाया गया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाद में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये डिसीजन दिया कि दिस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं लाइक द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और दो और पर्सन जिनको नॉमिनेट करते प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड वो सीजीआई। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि कॉलेजियम सिस्टम में जो भी हमारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सारे जजेस होते हैं। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है कि जब कॉलेजियम सिस्टम किसी पर्सन का नाम रिकमेंड करके गवर्नमेंट को भेजते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर नामों को क्लियर नहीं करती। गवर्नमेंट हेयर मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट है वो टाइमली नहीं हो पाते। अब उसी बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न जाहिर किया है, और कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पर्सन का नाम केवल आप इस ग्राउंड से बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है। तो जैसे कोर्ट ने कहा है कि you have to balance the fact that 40% of the states are governed by the opposition parties। ठीक है, यानी कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं, और 28 का 40% जो स्टेट हैं उनमें अपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट है, मतलब वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अब अगर कोई पर्सन इन स्टेट से है, ठीक है, तो और बीजेपी को ये लगता है, एट प्रेजेंट बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी को ये लगता है कि ये पर्सन जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है तो इसके नाम क्लियर नहीं करने चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा ये गलत है। ठीक है, अगर क्योंकि नाम क्लियर नहीं करे जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन, और अगर जुडिशरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो इससे बहुत सारे लोगों के जो राइट्स हैं वो भी वायलेट होंगे। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप केवल इस आधार पर किसी पर्सन के नाम को रिजेक्ट मत करो या उसकी फाइल को डिले मत करो कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है और उससे कंसर्न है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, गाइडलाइंस नीडेड टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट डिजिटल प्राइवेसी। अब ये जो है, तो जो जर्नलिस्ट का राइट है वो आर्टिकल 19(1)(a) में फॉल करता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो मीडिया है हमारी, मीडिया को वी कॉल फोर्थ स्टेट, फोर्थ एस्टेट भी हम मीडिया को बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इस न्यूज में अगर हम देखें कि देखिए जब हमारी कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मतलब मेरा यहाँ पर पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है,
ये सब, ठीक है, ईटीसी। किसी पर्सन को और पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट को अरेस्ट करती है तो उनकी जो पर्सनल डिवाइसेस हैं उसको भी वो सीज कर लेती है। पर्सनल डिवाइसेस में आ सकते हैं आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप ईटीसी, ठीक है, तो उनको भी वो सीज कर लेती है। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कंसर्न जाहिर किया है और कहा है कि भाई उनका जो डिजी आप उनकी जो डिवाइसेस को सीज कर रहे हैं, दैट शुड बी बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट शुड बी बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और उन्होंने कहा है कि अब सरकार को ये समझना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब व्हाट इज दिस राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट? तो इससे संबंधित जो डिसीजन है वो है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इसका नाम है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में ये डिसीजन दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो अब अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी पर्सन के, जो कि बी इट एन ऑर्डिनरी पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया या वो जर्नलिस्ट है, अगर उनकी डिवाइसेस को लाइक मोबाइल और लैपटॉप को बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सीज किया जाता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा। आफ्टर वायरल वीडियो आईटी मिनिस्ट्री इशू वार्निंग टू सोशल मीडिया साइट्स ऑन डीप फेक्स। तो डीप फेक्स क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें किसी पर्सन की जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, उसमें चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखें तो इट इज इलीगल एज पर सेक्शन 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री वांट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की ड्यूटी है कि अगर कोई गलत कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर है देन इट मस्ट बी रिमूव विद इन 36 आवर्स, ठीक है। एंड ये जो 36 आवर की रिक्वायरमेंट है, इट इज द रिक्वायरमेंट अंडर आईटी रूल्स 2021। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि एक तो किसी पर्सन की अगर डीप फेक के द्वारा पर्सोनेशन होता है, पर्सोनेशन का मतलब ये है कि जो कोई पर्सन नहीं है उसको वो पर्सन दिखा देना बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म की ड्यूटी है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को 36 आवर में वहां से हटा दे। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करेगा तो सेक्शन 66D आईपी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसार ये ऑफेंस होगा और कंसर्न पर्सन भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नाउ अ टाइम फॉर डिफिकल्ट बट नेसेसरी डिसीजन। तो ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स थर्ड हैं, उन्होंने पार्लियामेंट का एक नया सेशन बुलाया है और उसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर लॉ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस, क्रिमिनल जस्टिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो इन्होंने इसको बोला है कि ये नेसेसरी डिसीजन है और मतलब इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हमको इस तरह से काम करना चाहिए। इन सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर नोट नॉट द टाइम फॉर इलेक्शन बट द टाइम फॉर डिफेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और इसराइल के बीच में पिछले 1 साल से वार हो रही है, ठीक है। तो वहां पर इलेक्शन का टाइम अब यूक्रेन में आया है, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की जेलेंस्की ने ये कहा है कि इलेक्शन का भी समय नहीं है, अभी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी अपने आप को बचाना है या डिफेंड करना। So, dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.